जी, सबसे पहले हम देखते हैं अब हमारा जो इसमें काम है ना वो ये है बटन्स के हवाले से कि बटन्स को कैसे कैसे स्टाइलिंग दी जा सकती है। आपके सामने एक आउटपुट है जिसमें डिफ़ॉल्ट बटन जैसे आता है, और फिर देखें एक है लिंक बटन, फिर एक और बटन है, फिर इनपुट बटन। कहने का मतलब इसमें आप दो तीन चीज़ें नोट कर रहे होगे। डिफ़ॉल्ट बटन में जब कर्सर जाता है तो वैसे का वैसे रहता है, एरो का एरो ही रहता है। जब यहाँ पे जाता है तो इसका ये कर्सर बदल लेता है। ठीक है, ये कर्सर की शक्ल भी बदल रही है और आपने एक आम बटन को स्टाइल दे दी है। देखें तो बटन का कलर चेंज हो गया। देखें तो कलर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका भी कलर बदल गया। मतलब हमने कलर को थोड़ा स्टाइल दे दिया। इसका अगर हम कोड देखें कि भाई ये कैसे काम हुआ है, चार बटन, एक हेडिंग है इसके अंदर CSS बटन्स की और चार बटन्स हैं। इसका काम कैसे हुआ ये देख लेते हैं। ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्लास बनाई है बटन की, एक बटन की क्लास बनाई है। अच्छा, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर रखा है, ये ग्रीन कलर के लिए है। तो यहाँ ये दिखाने का मकसद एक और भी है आपको कि आप कलर्स को डायरेक्ट नाम से भी कोड कर सकते हो, उनके जो है ना नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, उससे भी उनको कॉल कर सकते हो। ये ग्रीन कलर के लिए हमने से इसका नंबर कॉल कर लिया, इसका बॉर्डर नहीं रखा और कलर इसमें वाइट रखा है। कलर आपको यहाँ समझ आ गया होगा, कलर से मुराद इसका फॉन्ट कलर है। पैडिंग इसकी रखी है 15 पिक्सल्स 32 पिक्सल्स। इसका तरीकाकार क्या होता है, पैडिंग होती है चार डायरेक्शंस में ना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। यानी कि सबसे पहले वैल्यू टॉप के लिए होती है, दूसरी वैल्यू राइट से होती है कि टॉप से 15 और राइट से 32 पिक्सल्स देनी है। अब मैंने मजीद इसके आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स के बॉटम से और फिर लेफ्ट से जो पैडिंग है वो 0 0 है। हमने सेट की है टॉप से और राइट से। ठीक है, तो नेचुरली वो सारी की सारी सेटिंग हो गई है 15 पिक्सल्स की टॉप से और 32 पिक्सल्स की राइट से। तो अभी हम देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अलाइनमेंट टेक्स्ट की सेंटर है, क्योंकि ये लिंक था ना, अब ये बटन में हमने को लिंक डाला हुआ है तो हमने इसकी डेकोरेशन भी नन कर दी, कोई अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। और ये इन लाइन डिस्प्ले होने चाहिए, इन लाइन डिस्प्ले होने चाहिए। ये अभी मैं चले आपको इसको, इसकी एक और वैल्यू हो सकती है ब्लॉक। मैं आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ कि ब्लॉक से क्या होगा और इनलाइन से क्या हो रहा है। अच्छा, फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं। जो उसमें टेक्स्ट है वो 20 पिक्सल्स का होगा और इसका हमने मार्जिन सेट कर दिया, वही मैं जैसे आपको टॉप राइट बता दिया। और कर्सर क्या होना चाहिए, जब इस पर आए तो पॉइंटर हो जाए। ये मैंने कुछ 7 8 इसकी स्टाइलिंग कर दी, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह, कलर और पैडिंग, मार्जिन वगैरह सेट कर दिए। अब अगर हम इसको देखें, इसको इम्प्लीमेंट करना है तो नीचे देखें, आपके पास आपके पास क्या है जी, एक डिफ़ॉल्ट बटन है, आम सा बटन। फिर आपके पास एक है लिंक बटन, एक आपके पास, फिर आपने बटन को यूज़ कर दिया बटन के टैग से, और फिर देखें आपने इनपुट के टैग से बटन बना दिया। ये दिखाने का मकसद आपको कि बटन कैसे कैसे बन सकते हैं। देखें डिफ़ॉल्ट बटन से भी बन गया, लेकिन वहाँ कोई आपने क्लास कॉल नहीं की। सेकंड, आप एंकर टैग की मदद से भी क्लास जो है ना बटन बना सकते हो। एंकर टैग की मदद से भी आप बटन बना सकते हो, लिंक बटन। तीसरा देखें कि अगर आपने बटन का टैग यूज करना है तो उससे भी बटन बन सकता है, जारी बात है भाई। कुछ स्पेसिफिक स्टाइल इंप्लीमेंट करना है तो उसकी क्लास आप कॉल करा दो। और चौथा, उसने आपको बताया कि ठीक है बटन ऐसे भी बना सकते हो कि इनपुट के टैग से उसकी टाइप बटन कर दो, टाइप उसकी बटन कर दो। अच्छा, कोई स्टाइल लगाना है उसके अंदर तो वो जो स्टाइल लगाना है उसकी वाली क्लास कॉल करो। उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा है इनपुट बटन। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से हमें दो चीज़ें पता लग गई कि अच्छा, एक तो बटन कैसे कैसे बनाया जा सकता है 4 तरीकों से, और ऊपर हमने देख लिया कि हमने बटन की क्लास डिफाइन करके उसका स्टाइल बना दिया। अब इसको हम चला के देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज किया था तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। अब अगर मैं इसको वापस करता हूँ
हमने डिस्प्ले को चेंज किया था ना कि डिस्प्ले कैसा हो, इसको मैंने इनलाइन कर दिया। इनलाइन करने से वापस वो एक लाइन के अंदर आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी इसकी प्रॉपर्टी दिखानी थी कि डिस्प्ले का एट्रीब्यूट है, अगर इसको हम लोग इनलाइन करें तो एक लाइन में चीज़ें आ जाती हैं, और अगर हम इसको ब्लॉक करें तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आ जाता है, टॉप से बॉटम की तरफ आ जाता है। अभी आप लोग 1 मिनट दोबारा ये कोड देख लें, तसल्ली से कोड देख लें, कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, कुछ ऑब्जर्व करें तो लिख लें बेशक, कुछ नया अगर आप देख रहे हैं इसमें। सर ये जो बटन के नीचे इनपुट वो टाइप बटन, जी, क्लास बटन और वैल्यू इनपुट बटन, ये क्या चीज़ है सर? ये चारों आपको बटन बनाने के तरीके बताए हैं। चौथा भी जैसे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दो तो वो आपको टेक्स्ट बॉक्स बना देगा। अगर आप इनपुट टाइप ईमेल करते हो तो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स बना देगा जिसमें ईमेल एक्सेप्ट होती है। अगर आप इनपुट टाइप रखते हो बटन तो आपको कहेगा कि ये एक बटन बन गया। तो आपको सिर्फ मैंने ये दिखाया इसमें कि ये 4 तरह से बटन बन सकते हैं। पहला वाला डिफ़ॉल्ट बटन, वो तो आम सा बटन बन गया। दूसरा था लिंक, आपने लिंक के थ्रू बटन का स्टाइल उसको दे दिया तो बटन बन गया। तीसरा, आपने बटन का ही टैग यूज़ किया, अच्छा, लेकिन उसमें आपने स्टाइल बटन वाला ले आए, जो बटन का आपने स्टाइल डिफाइन किया उस बटन की क्लास के अंदर। और चौथा भी एक बटन बनाने का तरीका है कि जिसमें आप इनपुट का टैग यूज़ करते हो, उसके 3 एट्रीब्यूट्स सेट कर दिए। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी टाइप जो उसको बटन बनाती है, सेकंड उसकी क्लास जो उसके अंदर बटन वाली जो है ना प्रॉपर्टीज लेके आती है, स्टाइल लेके आती है, और तीसरा उसका एट्रीब्यूट है वैल्यू जो उस बटन के अंदर दिखना है, इनपुट बटन जैसे लिखा हुआ है तो वो लेकर आती है। तो ये 3 इनपुट के एट्रीब्यूट्स हो गए और ये इस तरह से आपके पास कोड आ गया। तो इस तरह से इसकी आपके पास आउटपुट आ गई। फिर देखते हैं एक और कि अगर आपने कलर चेंज करना हो, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको साथ इसका कोड भी, अब आप देख सकते हैं दोबारा कि आपके पास 1 2 3 4 5 बटन्स हैं और पांचों बटन्स के कलर। अच्छा, क्लास एक और चीज़, ये चीज़ें अब आप लोगों ने जब देख रहे हैं तो इसको अपने साइट के अंदर किस तरह से अपने जो है ना पोर्टफोलियो में किस तरह से आप अपने डिज़ाइन को डिफरेंट बना सकते हैं दूसरों से, तो ये चीज़ें आपने वहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, कहीं देखें किस तरह से आपकी साइट के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। और उसके बाद बटन कलर्स हेडिंग है, उसके नीचे छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, टेक्स्ट आम सा टेक्स्ट है, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन विद द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। और दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं कि जब मैं कर्सर इस पे लेके जाता हूँ तो पॉइंटर बन जाता है, देख रहे हैं, आम पॉइंटर है, और जब इस पे जाता है तो ये कर्सर जब इस पे कर्सर जाता है तो वो पॉइंटर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें उसने क्या चीज़ की है, 2 चीज़ें इसमें जो है ना, इसने पॉइंटर बनाया बटन को, और बटन पे जब कर्सर जाता है इसने इनके कलर बैकग्राउंड कलर चेंज किए हैं। इनका जो कलर है यानी कि फॉन्ट कलर उसने कलर के नाम से यूज किया है, तो कलर उसने सबका वाइट ही रखा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या इसने कहा, और सबको एक लाइन में डिस्प्ले करा रहा है, देखते हैं क्या हो गया इसमें। सबसे पहले उसने बैकग्राउंड एक बटन बनाया, बटन की क्लास है, ये जरा चीज ऑब्जर्व करने वाली क्लास, कि उसने ग्रीन कलर दिया इसको, बॉर्डर कुछ नहीं रखा, ये वाली सारी जो स्टाइलिंग है बटन की वो तो पुरानी है। अब उसने मजीद एक और क्लास बना दी बटन 2 के नाम से, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट किया। बटन 3 में सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया। बटन 4 में भी और 5 में भी उसने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया। ऑब्जर्व कीजिएगा वो आपको क्या नया मेथड सिखा रहा है कि आप
एक वक्त में एक से ज्यादा क्लासेस को भी कॉल करोगे। जैसे देखें, बटन और बटन टू, दो क्लासेस कॉल की। अब क्या होगा, बटन टू जब कॉल हुआ तो उसके अंदर आपने बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ था, तो पिछली वाली क्लास का बैकग्राउंड कलर ओवरराइट हो जाएगा। पिछली वाली क्लास का बैकग्राउंड कलर यानी कि ग्रीन वाला कलर ओवरराइट हो गया, ब्लू वाला कलर आ गया। तीसरा देखें, रेड के अंदर बटन और बटन थ्री, ये दो क्लासेस कॉल हुई। अब बटन के अंदर, अगर आप, मैं कर्सर ऊपर लेके जाऊं, बटन के अंदर कलर ग्रीन था, लेकिन बटन थ्री के अंदर कलर रेड हो चुका है। तो आपने बटन और बटन थ्री को कॉल किया, तो जो एट्रीब्यूट बटन थ्री के अंदर आपने सेट किए हैं वो बटन वाली क्लास से ओवरराइट हो गए। यानी कि आपने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, तो बैकग्राउंड कलर बटन थ्री वाला आ गया है, क्योंकि बटन क्लास वाला ओवरराइट हो गया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर रहा है क्लास बटन से। सेम इज द केस विद बटन 4 एंड बटन 5। ग्रे कलर वाले केस में भी दो क्लासेस इंपोर्ट की, कलर और सॉरी बटन और बटन 4। बटन 4 के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी ओवरराइट कर दी है बैकग्राउंड कलर की, जो पहले से मौजूद थी आपके बटन वाली क्लास के अंदर। लेकिन बटन वाली क्लास का जो ग्रीन कलर था वो ओवरराइट हो गया बटन 3 वाले बैकग्राउंड कलर के साथ, बटन 4 और बटन 5। इस तरह से हमने, यहाँ आपको मैंने क्या सिखाना था कि आप एक वक्त में दो क्लासेस कॉल कर सकते हो, और सेकंड क्लास के अंदर आप मिसाल के तौर पे जो चीज़ ज़रा डिफरेंट रखना चाहते हो वो वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट सेट कर दो, बाकी जो जो यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होंगी। ऐसा भी कर सकते थे कि बटन 2 3 4 5 के अंदर कोई डिफरेंट जो है ना एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट कर दो, तो वो वाला भी इंप्लीमेंट होता। और अगर मिसाल के तौर पर फॉन्ट साइज में 60 मैं करता 24, तो जिसमें 24 फॉन्ट साइज की है वो पिछले वाला फॉन्ट साइज ओवरराइट कर देता। ठीक है, और इस तरह से आपका और आपने इसको इनलाइन किया है, इसका डिस्प्ले इनलाइन किया है। ठीक है, तो आपके सामने है ये आपकी आउटपुट, ये आपके पास चल रहा है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट कलर्स वाले बटन आ गए। आप इसको अपने साइट पे इसको कैसे यूज पॉइंटर कर, जी जी जी, इसको पॉइंटर बनाने के लिए क्या किया? इसको हमने देखें वही पुरानी वाली क्लास ही चलाई है कि कर्सर पॉइंटर। बिल्कुल कर्सर की जो एट्रीब्यूट है उसको हमने वैल्यू दे दी पॉइंटर की, ये बटन की क्लास के अंदर। और बटन की क्लास तो सब में कॉल हो रही है ना, तो उसने क्या किया, सब बटन्स पे जब कर्सर आता है तो उसने उसको पॉइंटर बना दिया। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, देखिए देखें आप, सब पे जब जाता है बटन्स पे तो इसको कर्सर बना देता है, इसको पॉइंटर बना देता है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं कि अच्छा मजीद इसमें क्या चेंज किया जा सकता है। इसने आपको एक और चीज करके दिखा दी, अच्छा, कि डिफरेंट फॉन्ट साइज इसने इंप्लीमेंट करके दे दिए। तो ये अब मेरे ख्याल से आपके लिए आसान होगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड किया था, अब यहाँ देखें बिल्कुल वही बटन की क्लास है। मुझे W3 स्कूल इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको ना कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में लेके चलता है। और देखो उसने सारा का सारा काम वही लिखा है, और उसने जो चीज़ आपको डिफरेंट करके दिखानी थी वो डिफरेंट करके दिखा रहा है। वो कह रहे वो कह रहा है कि, एक मिनट देखते हैं, अच्छा नहीं, ये तो दूसरा कोड आ गया, मैं भी परेशान हो गया। ये वाला कोड, ये देखिए आप, वही वाली बटन की क्लास चल रही है, और नीचे बटन 1 के अंदर उसने फॉन्ट साइज को ओवरराइट कर दिया, बटन 2 का फॉन्ट साइज ओवरराइट कर दिया, 3 का, 4 का, 5 का। तो फॉन्ट साइज जब आप नीचे देखेंगे, हमने कॉल किया 10 पिक्सल, जहाँ लिखा हुआ 10px, हमने उसमें दो क्लासेस कॉल की, बटन और बटन 1। अब बटन कॉल करने से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स कॉल हो गए, लेकिन जब बटन 1 उसने कॉल किया, उसने कहा एक मिनट फॉन्ट साइज 10 पिक्सल सेट करना है, तो बटन वाली क्लास में जो फॉन्ट साइज था वो बटन 1 से ओवरराइट हो गया। सेम इज द केस विद 12 पिक्सल, 16 पिक्सल्स, 20, 24 पिक्सल्स, कि हमने
फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को हमने क्या किया, ओवरराइट कर दिया। इस तरह से आपको शायद एक नई डायरेक्शन, एक नई चीज मिल गई हो कि दो क्लासेस कॉल कर सकते हैं और किस तरह से वैल्यूज यहाँ पे ओवरराइट हो जाती हैं। यहाँ पर एक चीज में बार बार आप अगर देख रहे होंगे मैं कट कर रहा हूँ, मैं इनलाइन ब्लॉक को कट करके सिर्फ बार बार इनलाइन लिखी जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब छोटा सा टास्क अब आपकी साइड होगा कि इसमें मामूली सा एक फर्क होता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के अंदर। ये तो मैंने दिखा दिया आपको कि डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन से क्या होता है। डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक से क्या होता है, ये जरा आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि मैं क्यों कट कर रहा हूँ। अभी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे मामूली सा लेटर ऑन जाके फर्क पड़ता है, वो जरा आपने एक्सप्लोर करना है कि इसे क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें बेशक, फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट भी कुछ ऐसी ही चीज होगी, देखते हैं मजीद इसने क्या दिखाया है। बटन 3 वाला कोड मैंने खोला। अच्छा, अब देखें इसमें क्या करेगा वो। बटन्स, उसने डिफरेंट बटन के लिए क्लासेस बनाई हैं, पहली क्लास तो वही है। अब बाकियों में उसने पैडिंग का जो उसका एट्रीब्यूट उसको चेंज करके दिखाया। मैंने पहले भी आपसे जैसे कहा था कि पैडिंग के बाद लिखा हुआ है 10 पिक्सल्स और 24 पिक्सल्स, दैट मींस 10 फ्रॉम द टॉप, 24 फ्रॉम द राइट। ठीक है, चला के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज है। सबकी पैडिंग मुख्तलिफ है। अब देखते हैं इसको चला के। ये है, नहीं एक सेकंड रुकें। बटन 3, बटन 3 ये है, ये बटन 3 है। उसने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि ये पहले वाला बटन था, उसकी ये पैडिंग है, दूसरे वाले की पैडिंग ये है। और आप देखें पहले दूसरे में फर्क देख लेना। 28 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट है ना, राइट का गैप देखें 28 पिक्सल्स का होगा, और नेचुरली लेफ्ट का भी हो गया। 24 के केस में ये पैडिंग कम है, 40 के केस में ये पैडिंग ज्यादा है। और यहाँ पे देखें 32 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप, 32 पिक्सल्स, और 16 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट, कम है यहाँ पे। और ये देखिए 16, जब आप 16 रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करें वो बाय डिफॉल्ट इसको स्क्वायर बनाता है, क्योंकि 16 फ्रॉम द टॉप मींस अगर 16 ही डिफाइन किया तो 16 फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो साथ दूसरी डायरेक्शन भी तो ठीक है, वो उतना सेट कर देते, नहीं करते तो वो आपको बॉक्स बना के दे देते, 16 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस कर देगा। अगर वैसे मैंने लास्ट में देखें जो बटन 5 है उसकी स्टाइलिंग में मैंने कहा है कि पैडिंग इसकी 16 पिक्सल्स होनी चाहिए, कोई मसला नहीं। 16 पिक्सल्स मींस कि 16 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो लास्ट वाले बटन में हमने इसको कॉल किया। आपको समझाने के लिए देखें उसने बटन के नाम भी उसके पैडिंग के हिसाब से रख दिए। और उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको ये नाम रखने, इसका मकसद सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पज है कि ठीक है देखिए यहाँ पर ये वाला बटन ये वाली पैडिंग कर रहा है, ये वाला बटन ये वाली पैडिंग कर रहा है। ठीक है, तो वही पुरानी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इस तरह से दो क्लासेस कॉल कर सकते हो, और अपने जो है ना क्लास के अंदर आप जो दूसरी क्लास बना रहे हो प्रीवियस क्लास की कोई प्रॉपर्टी को ओवरराइट भी कर सकते हो। चलते हैं बटन 4 की तरफ। तो इसने आपको यहाँ पे सिर्फ ये करके दिखा दिया है कि आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉर्डर रेडियस की जो एट्रीब्यूट है वो पहले वाले बटन में मौजूद ही नहीं है, मतलब आप उसे ओवरराइट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आप उसको ऐड कर रहे हो, नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो। नहीं भी लिखी हुई तो कोई मसला नहीं, आप जो है ना नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा जब आप इसे कॉल करेंगे तो जैसे पहला बटन है 2 पिक्सल जिस पे लिखा हुआ है, उसमें दो क्लासेस कॉल हो रही हैं, तो दो क्लासेस कॉल होने की वजह से पहली क्लास के भी एट्रीब्यूट्स और दूसरी क्लास के भी एट्रीब्यूट्स कॉल होंगे, और इसके अंदर दोनों की स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
इसको देखते हैं इसकी आउटपुट। बटन 4 वाले है तो बटन 4 मैंने लिखा है ये। सिर्फ मैंने क्या किया, इनके जो बॉर्डर रेडियस के बॉर्डर्स वगैरह उसको हमने बॉर्डर रेडियस सेट कर दी। किसी का 50 पिक्सल्स किया, देखें वो ओवल बन गया। 12 पिक्सल्स का 8, 4 और 2 पिक्सल, इस तरह से भी आप इनके बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी भी इस तरह से सेट की जा सकती है। ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प देखेंगे। सारे ये जो बटन वाला स्टाइल था वो तो सब में आया हुआ है, कर्सर भी आ रहा है, सब कुछ। तो शायद आपको चीज़ समझ आ रही हो कि आप अपनी साइट के अंदर, आपकी साइट के ऊपर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मींस कि आप अपनी साइट के अंदर एक थीम का, एक जो है ना, एक थीम का कोड इंप्लीमेंट करते हो। थीम मींस कि आपके कोड का थीम सेम होना चाहिए। जो मेन चीज़ है आपकी साइट की, बेसिक, जो बेसिक डिज़ाइन है वो सिमिलर होना चाहिए, ताकि आपकी साइट के ऊपर कंसिस्टेंसी आए। आपने यकीनन चीज देखा होगा कुछ साइट्स के ऊपर फॉन्ट साइज, फॉन्ट की हेडिंग्स का साइज, हेडिंग्स का स्टाइल सेम रहता है। उसके वजह कंसिस्टेंसी होती है। आपकी साइट के ऊपर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लेटर ऑन आपके जो यूज़र्स हैं आपकी साइट के या एप्लीकेशन के, उनको इस्तेमाल करने में आसानी हो। आप फेसबुक की बात करो तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ग्रुप्स आते हैं। आपने यकीनन देखा होगा ग्रुप्स का जो साइज़ है, ग्रुप्स के जो नामों का साइज़ है वो सबका सेम रहता है। आपने यकीनन देखा होगा जो आपके पास पोस्ट आपकी फीड में शो होती हैं, उन सब में सिमिलर चीज़ है। आपके पास जिसने शेयर किया उसका नाम, उसकी पिक्चर और उसकी पोस्ट वही साइज होता है जो बाकी सब का साइज होता है। ये चीज़ क्यों होती है कि आप सब का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक थीम है आपके स्टाइल का, वो सिमिलर रहना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंसी आ सके और आपके यूज़र को क्या कहते हैं उसे, आपकी एप्लीकेशन या साइट यूज़ करने में आसानी हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट हो। जैसे मैंने पहले कहा था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में आप लेटर ऑन जाके आप पढ़ोगे कि किस तरह आपका इंटरफेस, उसकी कंसिस्टेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है, यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। 4 के बाद 5 देखते हैं। बटन 5 का इसमें क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपने बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया। अब इसको जल्दी से देखते हैं। और हाँ, और क्या हो रहा है इसके ऊपर, कर्सर लेके जाते हैं तो वो पॉइंटर बन जाता है, कोई मसला नहीं। बटन ये लिखा हुआ है। बटन 5 को देखते हैं। अब आप देखें, जैसे बटन की क्लास वो पुरानी वाली ही है जो पहले इस्तेमाल हो रही, कब से एक बटन 1 के लिए क्लास बना दी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया। हालांकि आप अपनी पिछली वाली क्लास में बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे चुके हो, लेकिन क्योंकि बटन 1 के अंदर वाइट के नाम से ओवरराइड कर दिए इस प्रॉपर्टी को, तो अब ये वाइट इस्तेमाल होगी जब कॉल करेंगे। कलर इसका ब्लैक है। कलर ब्लैक मींस इसके फॉन्ट कलर ब्लैक है। अच्छा, और बॉर्डर क्या कर दिया, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर सॉलिड वाला, और इस कलर में, ये किसी कलर का कोड है। इसी तरह बटन 2, बटन 3, बटन 4 और बटन 5, कोई मसला नहीं, सिर्फ नीचे जाके कॉल कर दो। नीचे जाके कॉल किया तो बटन बटन वाला जो कोड है सारा, या बटन वाली प्रॉपर्टीज है, वो तो सबके अंदर इंप्लीमेंट होगी ही होंगी। जिसके अंदर बटन 1 साथ कॉल किया है तो बटन 1 वाली जो होंगी प्रॉपर्टीज वो भी इंप्लीमेंट होंगी। अगर रिपीट हो रही हैं तो बटन 1 वाली ओवरराइट हो जाएगी, बटन 1 वाली आ जाएगी। तो बस सिंपल। सबका देखें, इसका देखें, इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, इसका कलर ब्लैक हो गया, यानी कि फॉन्ट कलर को हम कलर से यहाँ शो करते हैं ना, और इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर हो गया। सेम इज द केस विद दिस। बाकी पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, सेंटर लाइन है, डेकोरेशन की बात थी, वो सबके लिए सेम है, क्योंकि वो आपने बटन की क्लास कॉल करके वो काम कर लिया हुआ है। मेरे ख्याल से अब ये काम आपके लिए
आसान होता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसमें वही चीज है, मामूली सा फर्क। होवरेबल बटन्स देखें, जब मैं ग्रीन पे कर्सर लेके आऊंगा तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो रहा है इस बटन का। जब मैं इस पे कर्सर लेके आता हूं तो ये ब्लू हो रहा है। और बात गौर कीजिएगा, इस पे कर्सर जब लाता हूं तो भी इसका फॉन्ट वाइट रहता है, तो भी इसका कलर वाइट रहता है। फॉन्ट का जो कलर है जिसको हम कलर से शो करते हैं, तो भी इसका कलर वाइट रहता है। सेम इज द केस विद रेस्ट ऑफ द बटन्स। अब आपने इसके लिए क्या साइंस मारी है, कितना सब काम किया है, वो देख लेते हैं। बटन 6 में, एक मिनट, 4 को और 5 को क्लोज किया। देखें जरा, बटन वाला तो कोड वही रिपीट हो रहा है सारा का सारा। सॉरी सॉरी, ये 7 ओपन हो गया। 6 देखें, बटन वाला तो सारा का सारा कोड रिपीट हो रहा है। बटन 1 में देखें, वो आपने स्पेसिफाई किया बटन 1 का स्टाइल कि ये बैकग्राउंड कलर ये है, कलर ब्लैक होना चाहिए और बॉर्डर ये होना चाहिए। ओके, तो रिपीट हो रहा है। जब बटन 1 पे कौन सा इवेंट अगर करे, एच ओवर या होवर, इसको दोनों तरह से लोग पढ़ते हैं। एच ओवर भी लोग पढ़ते हैं और होवर भी, इसको होवर इफेक्ट भी कहते हैं। कि आपके पास जब ये इवेंट अकर करे, बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक इवेंट अकर कर रहा है ना, कि जब इस पे कर्सर आ रहा है, जब उस पे होवर किया जा रहा है, तो बटन 1 का ये जब इवेंट अकर करे, एच ओवर या होवर का, तो गौर करें तो इसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ये ग्रीन बैकग्राउंड है और इसका कलर वाइट रहना चाहिए। आपने स्पेसिफाई किया इसका कलर वाइट रहना चाहिए जब इस पे कर्सर आए। सेम इज द केस विद बटन 2, कि बटन 2 का आपने बैकग्राउंड कलर, कलर और बॉर्डर सेट कर दिया, लेकिन जब इस पे कर्सर आए, मींस जब इस पे एच ओवर किया जाए, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो, इसका कलर वाइट रहे। इसका पहला कलर ब्लैक था, अब इसका कलर वाइट हो जाए। बटन 2 देखें ना, ये देखें, अभी ब्लू लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है वो ब्लैक से लिखा हुआ है। जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट है वो ब्लू हो जाएगा, और जो ब्लू टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लैक से, वो वाइट हो रहा है, वो वाइट हो रहा है जब इस पे होवर किया जा रहा है, जब इस पे होवर किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह रेड पे देखें, जब होवर होता है तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है और कलर इसका वाइट हो जाता है, जो पहले ब्लैक है। ग्रे के साथ भी यही है, ब्लैक के साथ भी यही है। इसका कोड देखेंगे तो आपने सिर्फ क्या किया, वो बटन की क्लास और बटन का इवेंट, बटन की क्लास बटन का इवेंट, ये आप कॉल करते रहो। और नीचे देखें, कॉल आपने एग्जैक्टली नीचे वो सिंपल सादा सा जो HTML का कोड लिखा, वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा। H2 का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग कर दिया उसने, टिप को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो आपके पास आप देख सकते हैं बोल्ड होके आ रहा है। और बाकी सारा का सारा, इसमें मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी। अच्छा नहीं, वो मैंने आगे एग्जाम्पल में बताई है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ तक ये बटन की स्टाइलिंग थी, और एक और इसका स्टाइल रह गया, फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। सर ये बटन का जो कलर है, हाँ वहां जी, पर आपने जो लिखा है, एक में लिखा है बैकग्राउंड कलर वाइट, फिर कलर ब्लैक कर दिया, तो सर हम यहाँ पे फॉन्ट कलर नहीं लिखेंगे कि वो ब्लैक हो, या फिर वो खुद स्पेसिफाई हो जाएगा कि हम यहाँ पे वो फॉन्ट कलर ये को ब्लैक करना चाह रहे हैं? ये हाँ, ये कलर से मुराद ना फॉन्ट कलर ही लेता है। तो अगर फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर की जो है ना प्रॉपर्टी सेट करते हो। कलर की प्रॉपर्टी से मुराद बटन के अंदर
उसका बैकग्राउंड, इसका जो है ना फॉन्ट कलर होता है। तो कलर बैकग्राउंड से बटन का बैकग्राउंड और सिंपल कलर से वो आपके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता है। ठीक है सर। मजीद हम इसको यहाँ पर फॉन्ट कलर भी लिख सकते हैं अगर हमने कलर की प्रॉपर्टी सेट की है, अगर हम यहाँ फॉन्ट कलर लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ट्राई करते हैं कि ये फॉन्ट कलर चलाता है कि नहीं चलाता। ठीक है, ये देखें, अगर आप ऑप्शन में भी देख रहे हो तो अब ये फॉन्ट कलर को यहाँ दे नहीं रहा, फॉन्ट कलर यहाँ पे ये नहीं बता रहा। ठीक है, चलें देख लेते हैं फिर कि बटन 5 के अंदर मैंने करके देखा। बटन 5 कौन सा है? बटन 5 आपका ये ब्लैक वाला है। अच्छा, ब्लैक वाले में मैंने इसका फॉन्ट कलर ब्लैक किया। अच्छा, और वैसे बटन के अंदर फॉन्ट जो कलर है वो वाइट है। ठीक है, अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। ये आप देख रहे हैं वो फॉन्ट कलर वाइट पिक कर रहा है। वाइट क्यों है ना, वाइट क्यों पिक कर रहा है कि जो ऊपर वाली क्लास थी आपकी उसमें आपने वाइट से शो किया हुआ है। दैट मीन्स कि फॉन्ट कलर आप नहीं यूज कर सकेंगे, आपको उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी ही यूज करना पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और अब ये आपके पास प्रॉपर शो भी होना शुरू हो जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट एक चीज देखते हैं कि आपने किसी बटन को डिसेबल्ड करना है, डिसेबल रखना है। तो जैसे आप देखें मैं कर्सर नॉर्मल पे लेके आता हूँ तो ठीक है, नॉर्मल रहता है और जैसे आम बटन अब तक चल रहा है। जब मैं डिसेबल पे लेके आता हूँ तो वो मुझे अलाउ नहीं करता कि इस पे क्लिक कर सकूं। और ये देखें तो थोड़ा सा जो है मध्यम भी हुआ है आपका बटन। इस तरह के भी कभी कभी हम ऑप्शन अपने डिफरेंट साइट्स के ऊपर देख लेते हैं, तो इसके लिए कितना का मुश्किल काम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल आपने वो नॉर्मल बटन डिजाइन किया, फिर आपने क्या किया, एक क्लास बनाई डिसेबल्ड के लिए, उसमें दो चीजें की हैं। ओपेसिटी उसकी 0.6 कर दी, इतना मध्यम हो गया। और कर्सर को आपने कह दिया, पहले क्या कर रहे थे, पॉइंटर कर रहे थे ना, अब आपने क्या कह दिया, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, ये आपने इसकी वैल्यू सेट कर दी। बस इतने से काम से अब आपका वाला काम हो गया। अब नीचे देखें, आपने डिसेबल्ड बटन के अंदर बटन को भी कॉल किया, डिसेबल्ड को भी किया कि बटन वाली चीजें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ओपेसिटी नया था वो सेट हो गई। कर्सर पिछले वाला पॉइंटर था, अब नॉट अलाउड हो गया तो नॉट अलाउड वाला कॉल हो जाएगा। इसको सेव किया और हमने आके देखा तो ये हमारे पास सिंपल सी आउटपुट आ गई, इस तरह की आउटपुट आ गई। आप एक सेकंड, हाँ, आपकी दोबारा याद दिलाने के लिए, ये इनलाइन हुआ हुआ है तो इसको मैंने दोबारा ब्लॉक कर दिया। तो इसको ब्लॉक कर, जब मैंने इसकी डिस्प्ले की जो है ना प्रॉपर्टी को ब्लॉक किया है तो ये ऐसे दिखता है, और जब मैंने इसको इनलाइन किया है तो ये एक लाइन में दिखता है। ये प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी इस्तेमाल होगी आपकी CSS के अंदर, इसलिए मैं दोबारा से इसको मैंने अब आपने करना क्या है कि भाई इस प्रॉपर्टी के अंदर ना डिस्प्ले के अंदर और क्या क्या आ सकता है। इनलाइन ब्लॉक भी लिखा हुआ था, वो क्या होता है और इसमें क्या लिखा जा सकता है, ये आपने ज़रा एक्सप्लोर करने में, मैं इसीलिए इसको रिपीट किया कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आपको CSS में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगी, इसलिए इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। ये तो कुछ बटन्स के डिज़ाइंस थे। अब देखते हैं मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं। और हम चले हम देखते हैं कुछ नेविगेशन बार्स, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार्स। 5 4 1 2 किधर गया, एक सेकंड जी। सर जी विंडो थोड़ी छोटी कर दे तो नीचे हो जाएगा, वो टैब्स नीचे हो जाएंगे फिर।
अभी अभी आ रहे हैं टैब्स शो हो रहे हैं आप लोगों को? जी जी। मैं असल में इनको सीक्वेंस में लाना चाह रहा हूँ जो मैंने बनाया है ना। 1 3 एक मिनट। अच्छा 2 मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला देखते हैं। अच्छा ये भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके साइट की डेवलपमेंट में। कोई भी साइट आप लेटर में बनाने जाओगे, आप कहीं पर भी इसके हवाले से पढ़ो तो जो एक ज़्यादा कॉमन तरीका है नेविगेशन बार बनाने का वो कुछ इसी तरह का है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ये आपके पास लिंक्स इस तरह कैसे आए, एक लाइन में कैसे आए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 लिंक्स हैं। ओके, हमने पहले हम जाके पहले नीचे देखते हैं बॉडी के अंदर उसने ये लिंक्स डाले एंकर के टैग के अंदर, लेकिन ये लिस्ट आइटम्स में डाल गया और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डाल गया। एक सेकंड के लिए मैं इसका ये सारा स्टाइल वाला कोड उड़ाता हूँ। 1 मिनट के लिए मैंने कोड उड़ाया स्टाइल वाला, सेव किया और आके मैंने इसको जैसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास लिस्ट बनी आ गई। लिस्ट बनी आ गई और आप देख सकते हैं टॉप से और लेफ्ट से स्पेस दे रहा है, काफी मार्जिन भी दे रहा है और ऊपर से भी स्पेस दे रहा है। इसने नहीं पैडिंग भी दी हुई है और मार्जिन भी दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसने इस तरह की कुछ चीज की हुई है। अब जरा देखते हैं इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। मैं वापस कोड लेके आता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने स्टाइल देना है जी आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट को। मैंने लिस्ट का कोई स्टाइल सेट करना है तो कोई मसला नहीं, ये देख लो। सिर्फ तीन चीजें सिर्फ तीन चीजें आपने की हैं कि आपने उसका जो लिस्ट की स्टाइल टाइप है वो नन कर दिया। वो क्या करेगा, बुलेट्स को हटा देगा। आपने क्या किया, मार्जिन को 0 और पैडिंग को 0 कर दिया। मैं जरा कोड ये करके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें अभी रिफ्रेश नहीं किया मैंने, टॉप से भी स्पेस है और लेफ्ट से भी स्पेस है। तो आपने मार्जिन और पैडिंग को 0 किया और आपने स्टाइल को नन कर दिया तो आपके पास इस तरह की चीज आ गई। ये एक नेविगेशन बार ही बन गया, लेकिन ये वर्टिकल बन गया। वर्टिकल से लिस्ट बन गई है ना। अब अगर आपको इसको करना है हॉरिजेंटल तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी होगी। ये जो लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट के आइटम्स हैं, इनको आपने सिर्फ और सिर्फ इन लाइन करना होगा, यानी कि दिखें आपको इन लाइन के अंदर। इन लाइन में दिखें कोई मसला नहीं। बस इस तरह का एक नेविगेशन बार जैसी चीज बन गई। वी आर जो है ना गोइंग टूवर्ड्स डिजाइनिंग नेविगेशन बार। बना नहीं है लेकिन उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर तीन चीजें सीख ली। नेविगेशन बार, एक सेकंड क्लास, सॉरी। आपने यहाँ पर तीन चीजें सीख ली। एक आपने सीखा कि भाई जो लिस्ट होती है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसी से नेविगेशन बार बनता है। अच्छा, उससे बन सकता है। फिर आपने देखा कि आपने पहले अपनी लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। वो सेट की तो पैडिंग भी ख़त्म हो गई, मार्जिन भी ख़त्म हो गया, तो ऊपर वाली स्पेस ख़त्म हो गई। और उसके बाद आपने कहा कि यार ये तो वर्टिकल लिखना शुरू हो गया। हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ जो आपकी लिस्ट है, मैं कोड खोलता हूँ दोबारा, जो आपके लिस्ट के आइटम्स हैं उसको क्या कह दो कि भाई वो इन लाइन आ जाए, एक लाइन में दिखें, दैट्स इट। बाकी मेरे ख्याल से सारा का सारा कोड आपने देखा हुआ है। इसको ज़रा गौर से एक बार देख लें क्योंकि चीज़ें आगे रीयूज़ होती जाएंगी बार बार। तो आप, ये भी बिल्कुल बेसिक है, अभी यहीं से थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे इसको। और हम ये इनलाइन सीएसएस करें ना, आप इसको एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल अभी इनलाइन लेके चल रहा हूँ। हम इसको क्लोज करते हैं। अब ज़रा देखते हैं इसमें चेंज क्या आया। अब देखिएगा, मैं पहले आपके पास ये वाला कोड, इसको मैं इसकी आउटपुट पहले शो करा देता हूँ आपको। ये इसकी भी आउटपुट है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपको उसी तरह दिखा रहा है आपका नेविगेशन बार। कोई बैकग्राउंड डाल दिए और
उसने आपको एक छोटी सी एक टिप दी है कि अगर आप डॉक टाइप नहीं यूज करते तो जो फ्लोटिंग के आइटम्स है, मतलब कि आपको स्टाइलिंग के अंदर ना कोई आपको दिक्कत आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर ब्राउज़र। तो इस तरह के प्रॉब्लम को जो है ना इससे बचने के लिए हम लोग जो है ना डॉक टाइप HTML डिफाइन कर देते हैं। ऑलराइट, क्या किया इसने, सिर्फ पहले बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर उसने दोबारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, वही वाली लिस्ट डाल दी है, और नीचे तो पैराग्राफ से लिखी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें कंफर्म हो गया कि उसने लिस्ट ही डाली है। ऊपर आए, ठीक है, लिस्ट के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी, ओवरफ्लो को हिडन कर दिया। ये ओवरफ्लो हिडन क्यों किया मैं आपको लेटर में बताता हूँ, अभी इसकी जो 3-4 और एग्जाम्पलें देखोगे समझ आएगा। 3 स्टाइल वही है, चौथा आपने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया। अच्छा, लिस्ट आइटम लेफ्ट से आने चाहिए, लेफ्ट से आने चाहिए, आपने इसको लेफ्ट से फ्लोट करा दिया। अब देखें, मैं नीचे बॉडी पे जरा आ रहा हूँ, लिस्ट आइटम का हिस्सा है ना एंकर टैग, लिस्ट आइटम का हिस्सा है एंकर टैग। तो आप नीचे ऊपर देखें, लिस्ट आइटम के एंकर टैग के लिए स्टाइल डिफाइन कर रहे हो ना, ये देखें, ये ब्लॉक में देखने चाहिए, ये ब्लॉक में देखें, इनकी पैडिंग इतनी हो 8 पिक्सल्स की, और इनका बैकग्राउंड का कलर ये होना चाहिए, ये ग्रेइश कलर है। यानी कि आप हर एंकर टैग को अलग अलग कलर दे रहे हो और उनकी अपनी अपनी पैडिंग सेट कर रहे हो। 8 है, इसको हम लोग 12 कर लेते हैं। देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा इसकी पैडिंग के अंदर। देख रहे हैं, ये होम को अंदर जगह ज्यादा मिल गई, अब न्यूज को अपने वाले एंकर टैग के अंदर ज्यादा जगह मिल गई है। सेम इज द केस विद कॉन्टैक्ट और अबाउट। और दूसरी मैं क्या आपको चीज सिखा रहा हूँ इसमें कि आपने हर पर्टिकुलर एंकर टैग के अंदर उसको स्टाइल दिया है, एंकर टैग की जो है ना पैडिंग सेट की है, उसका बैकग्राउंड सेट किया, इसीलिए आगे वाला सारा एरिया, ये देख रहे हैं आप, नेविगेशन बार के आगे वाला सारा एरिया जो है आपका वो खाली है, वो खाली है। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा चेंज करते हैं, इसको जैसे, अच्छा इसने आपको आपकी आसानी के लिए बता भी दिया, ओवरफ्लो को हिडन इसलिए करते हैं कि हम लोग एडिड टू अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट टू प्रिवेंट लिस्ट आइटम्स LI एलिमेंट्स फ्रॉम गोइंग आउटसाइड ऑफ द लिस्ट। इस तरह आपकी जो है ना, जो आप एंकर को अपने स्टाइलिंग दे रहे हो तो वो लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको ओवरफ्लो को हिडन कर दोगे। आपको यकीन ज़हन में ये बात चल रही होगी कि हमें कैसे चीज़ें याद रहेंगी। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से, ये चीज़ें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे लिए बता दिए कि भैया आप बजाय इसके कि आप खपो चीज़ों में, आप एक्सपेरिमेंट्स करो, ये रिजल्ट्स आते हैं अगर आप इसको जो है ना ये प्रॉपर्टी सेट नहीं करते। तो क्या होगा, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी, हम प्रैक्टिस करें, ज़रा चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे। जब हमें पता लग जाएगा ना इससे ये होता है, जब हमारे दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी, हमें प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़, फिर हम उसको हटा के देखेंगे, यार या इसको हटा के क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हटा के क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा ये तो सही कह रहा था वो, इस तरह की चीज़ें। फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करने की स्टेज पे हो गए। अभी अगर आप कहो ना मैं इसको ये भी हटा के देखूँ, मैं ये भी हटा के देखूँ, एक एक, तो आप क्या करोगे, आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। आप पहले, जैसे अभी हमने अभी कॉल पे ही, आज क्लास में ही हमने देखा वो आपका कलर और फॉन्ट कलर, ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा, तो ये यकीनन माइंड में चीज़ें उठती हैं कि ये इस तरह क्यों लिखा जा रहा है, ये इस तरह क्यों नहीं लिखा जा रहा। तो पहले जैसे लिखा जा रहा है उसको लिख के, अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, अब जैसे ये कोड है, आप ये पूरा कोड पढ़ो, आपको यकीनन बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब आप कैसे लिख सकते हो, मेरे ख्याल से ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हो कि पहले मैं बॉडी बनाता हूँ या बनाती हूँ। अच्छा, वो तो नजर आ रहा है जी, सिंपल सा स्टाइल है, देखी जाएगा। पहले वाला स्टाइल इसका ना अनऑर्डर्ड लिस्ट का इंप्लीमेंट करके देखती हूँ। अच्छा, लिस्ट टाइप नन, चला के देखा, इससे क्या हो रहा है, अच्छा ये बुलेट्स मिट रहे हैं। मार्जिन 0 से, अच्छा ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। पैडिंग 0 से टॉप पे जा रहा है। अच्छा, मैं ना मुझे यकीन आ गया मार्जिन और पैडिंग से क्या होता है। मैं मार्जिन को 10 करके देखता हूँ, देखती हूँ, मैं पैडिंग को 20 करके देखता हूँ,
आपको चीज़ें फिर समझ आना शुरू होंगी। ओवरफ्लो को हिडन मैंने फिलहाल रहने दिया क्योंकि वो कह रहा है कि एट टाइम्स ये मसला कर सकता है। मैं नीचे आया, मैंने लिस्ट आइटम्स को फ्लोट लेफ्ट किया, तमाम मेरे लिस्ट आइटम्स लेफ्ट से फ्लोट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेफ्ट से देखा क्या रिजल्ट आया, इसको मैं राइट करके देखता हूँ क्या। जब लेफ्ट करके मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, मुझे यकीन आ गया, तो मैं राइट करके देखता हूँ। इस तरह से आप स्मार्टली कोड लिख सकते हो और अपने ही एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे एक अच्छा डिज़ाइन बना पाओगे, जिससे आपको किसी हद तक कुछ प्रॉपर्टीज माइंड में बैठेंगी, आपको आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, आपको जो है ना प्रिपेयर होना शुरू होंगी। ठीक है। इसी तरह जब आप जाओगे बैकग्राउंड कलर पे, इसका कोई बहुत सिंपल सा तरीका है। फ्लोट लेफ्ट होता है ना, अब फ्लोट लेफ्ट को जी गूगल पे, आपको नहीं पता फ्लोट लेफ्ट से क्या हो रहा है, गूगल पे लिखो फ्लोट लेफ्ट। W3 स्कूल्स की SEO बड़ी अच्छी हुई हुई है, वो आपको हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले देता है। तो आप लिख दो फ्लोट लेफ्ट मीनिंग इन CSS, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, W3 स्कूल से आ जाएगी और इस तरह की कोई अच्छी साइट से आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, आप उसको पढ़ो फिर इसको इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, पैडिंग से क्या होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा बैकग्राउंड कलर क्या होता है जी, कैसे सेट करता है। मैंने बैकग्राउंड कलर गूगल पे लिखा, बैकग्राउंड कलर इन CSS, पहली साइट ही आएगी आपके जो है ना W3 स्कूल्स की। W3 स्कूल्स पे ना, अगर आप लोगों ने यकीनन अब देख लिया होगा, एक तरफ कोड है, एक तरफ उसकी आउटपुट है, उसके कोड में चेंज करके देखो, अच्छा अच्छा इससे ये चेंज हो रहा है, इससे ये हो रहा है, वहां पे आपकी लर्निंग हो जाएगी। फिर उसको आके अपने प्रोजेक्ट में या अपने टास्क में आके इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप ये वाला एप्टीट्यूड नहीं बनाएंगे ना, जब तक ये वाला एप्टीट्यूड नहीं बनेगा, तो आप अच्छा वेब का कोड नहीं लिख पाओगे, आप एक अच्छा HTML CSS का कोड नहीं लिख पाओगे जब तक आप इस तरह से ऑनवर्ड्स नहीं जाओगे। अगर आप ये कोशिश करोगे कि रट्टा लग जाए तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा आपको इस तरह से होना पड़ेगा कि माइंडसेट थोड़ा ओपन रखना होगा। ये जिन लोगों ने पहले काम किया वो मेरी बात से शायद एग्री करें कि आपको डिफरेंट ब्राउज़र्स को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। तो पहले आप काम करते हो, जैसे भी हम जो काम कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, हम अभी बेसिक काम सीख रहे हैं, फिर लेटर ऑन हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्सिव मतलब जब वेब ब्राउज़र का साइज छोटा बड़ा हो तो कंटेंट्स अपने आप को एडजस्ट करें। अगर हम डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करते तो फिर इन चीज़ों को सीखना आपके लिए मुश्किल था। थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट ओपन रख के सीखना होगा चीज़ों को, कि अच्छा पहले ये ऐसे होता था, अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं, अच्छा अब इसको हमने तरीकाकार चेंज कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। ठीक है। तो हम लोग ग्रेजुअली स्टडीली हम लोग जो है ना एक अच्छे सुथरे कोड की तरफ जाते हैं। तो इस तरह का माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह का माइंडसेट बनाना थोड़ा ज़रूरी है, और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे आपको समझ आएगा, वरना आपको बता कोई भी आके दे दे, आप सुन लोगे लेकिन आपके हाथों से नहीं कोड गुजरा हुआ, तो आप नहीं बना पाओगे अच्छी एप्लीकेशन, आप नहीं अच्छी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर पाओगे। फिर आप क्या कहोगे कि आप बनी बनाई थीम उठाते हैं और उस पर काम, बाद में पता लगेगा कि उस पर जो थीम में इफेक्ट्स डले हुए, जो उसकी स्टाइलिंग हुई है, वो भी आपको नहीं आती। तो फिर आप खुद को और कोर्स पढ़ाने वाले दोनों को कोसते हो। खुद को तो बंदा कम ही कोसता है, यूनिवर्सिटी और पढ़ाने वाले को बंदा ज़्यादा कोसता है कि उसने नहीं पढ़ाया, उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि आप सीख जाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कर जाओ। अच्छा, इसको कर लिया, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें उसने देखें नेक्स्ट वाले में उसने क्या किया कि बजाय इसके कि एंकर को वो जो है ना बैकग्राउंड कलर देता, उसने पूरी नेविगेशन बार को एक कलर दे दिया। अब देखते हैं इसने ये काम कैसे किया है, ये काम कैसे किया है। एक मिनट, 3, ये देखें, उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर वो कलर डाल दिए, देख रहे हैं, बस ये फर्क आ गया। उसने लिस्ट को ही कलर दे दिया, उस क्योंकि वो पूरे लाइन के अंदर आपकी लिस्ट ही डिस्प्ले हो रही है, तो उसने पूरे लिस्ट को वो ग्रे कलर दे दिया। मैं अगर आउटपुट दोबारा दिखाऊं, पूरी लिस्ट को उसने कलर दे दिया। पहले आप क्या कर रहे थे, एंकर टैग को कलर दे रहे थे, अब आप पूरी लिस्ट को
लिस्ट में जितने भी आइटम्स डालते जाएं तो उनका बैकग्राउंड पहले से ग्रे वाला पहले से सेट हुआ होगा। आप देख रहे हैं W3 स्कूल्स के कोड की खूबसूरती है, उसने जो आपको नीचे कोड भी लिख के दिखाया है, जो आउटपुट भी शो कराई है, उसमें भी आपको कुछ सिखा रहा है, वो इसमें भी आपको कुछ सिखा रहा है, हिडन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, बैकग्राउंड कलर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए ये इंतहाई ये कहते हैं ना कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने वाली चैप्टर वाइज जो है ना ये साइट है। इसको लाजमी, इस रिसोर्स को लाजमी यूटिलाइज करें। फिर देखते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, ज़रा डिफरेंट हो गया, शायद अब आपका माइंड बनना शुरू हो गया हो। ये सारा का सारा आपने लिस्ट का कलर सेट किया हुआ है और पहले से होम सेलेक्ट हुआ हुआ है और ये ग्रीन हुआ हुआ है, और जब मैं न्यूज़ पे कर्सर लेके जाता हूं तो इसके आप देख सकते हैं ना, पॉइंटर सेट हो रहा है, कर्सर पॉइंटर हो रहा है, ब्लैक जो कलर है वो डार्क ब्लैक हो रहा है, पहले लाइट है तो अब प्रॉपर ब्लैक हो रहा है, लेकिन कलर इसका फिर भी वाइट रह रहा है। जो टेक्स्ट का कलर है यानी कि कलर वो फिर भी वाइट रह रहा है, यानी कि जो प्रीवियस एग्जांपल्स की थी बटन वाली एग्जांपल में, तो वो दोबारा यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। मेरे ख्याल से अब इसका कोड आपको समझने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। दोबारा से इसका इंटरफेस देख लें अच्छे से। होम सेलेक्ट हुआ हुआ है, होम को हमने बैकग्राउंड इसका जो है ना होम को हमने ग्रीन किया हुआ है और इसका कलर वाइट ही रह रहा है। और जबकि बाकियों पे जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ, हॉवर करता हूँ, तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं तीनों में तीनों में सेम तरह का स्टाइल आ रहा है। तीनों लिंक्स के ऊपर, तीनों एंकर टैग्स के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाता हूं तो हॉवर का जो इफेक्ट है तीनों के ऊपर सेम है। अच्छा, देख लेते हैं। मैंने क्लोज किया, अब देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो कोई नई चीज नहीं थी, लिस्ट आइटम भी सही था, पैडिंग वगैरह भी सारी सही थी। अब ये देखिए मैंने दो चीजें कर दी हैं। एक है एक्टिव की क्लास बनाई है एक चीज को एक्टिव शो करने के लिए, और उसके लिए मैंने क्या किया, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रीन का दे दिया। ये ग्रीन का कलर है, आप ग्रीन लिख लेना। ये ग्रीन का स्पेसिफिक शेड मैंने लेना था, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन यहाँ पर इस तरह हमने लिखा है एक्टिव। और दूसरा देखें जो एक्टिव नहीं है, कोई मसला नहीं। लिस्ट आइटम हमें पता ना, लिस्ट आइटम का जो एंकर है जब उस पर हॉवर करें और वो एक्टिव ना हो, हॉवर जब करें और यकीनन वो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव तो एक वक्त में एक ही है आपका, जो जहां पर एक्टिव की क्लास कॉल कर रहे हो। आप देख सकते हैं होम के अंदर आप एक्टिव की क्लास कॉल कर रहे हो, ठीक है। एक्टिव की क्लास सिर्फ आपने होम में कॉल की है, कोई मसला नहीं। लेकिन बाकी सारे के सारे लिस्ट आइटम्स के लिए जो कि एक्टिव नहीं है, उसके लिए आपने बैकग्राउंड रख दिया, ये ब्लैक का बैकग्राउंड है, कोई मसला ही नहीं। तो आप दोबारा से इसका देखो इंटरफेस, तो ये इस तरह से होम इज प्री सेलेक्टेड, होम इज द ओनली एक्टिव टैब, तो उसका कलर ये हो गया क्योंकि होम में आपने एक्टिव को कॉल किया था, एक्टिव नाम की क्लास को। बाकियों पे जब वो होवर करते हो और वो एक्टिव नहीं होते, यकीनन एक्टिव नहीं हो रहे, जब बाकियों पे होवर करते हो वो एक्टिव नहीं है, यकीनन एक्टिव नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या है जी, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, कलर इसका वाइट ही रहा पहले की तरह, वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए हमने दोबारा से स्पेसिफाई भी नहीं किया। पिछली ही एग्जाम्पल की तरह था, इसमें एक्टिव और हॉवर को नॉन एक्टिव वाली चीज से आपने देख लिया। इसको मजीद थोड़ा एडवांस करते हैं। एक सेकंड रुके, मैं इसका कोड भी ओपन कर लूं। देखिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बॉर्डर नहीं सेट कर दिया, कोई बॉर्डर टाइप को चीज सेट कर दी, और अबाउट को हमने राइट से राइट पे ले गए, राइट पे ले गए इसको। इसमें और पिछली एग्जाम्पल में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ दो चीजों का, दो तीन चीजों का फर्क होगा। देख लेते हैं वापस आके, पहले बॉडी में जाते हैं। बाकी सब ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ ना, आपने जो आपकी होती है इनलाइन सीएसएस, आपने इनलाइन सीएसएस का जादू चला के
अबाउट को आपने राइट से फ्लोट कर दिया स्पेसिफिकली, तो वो राइट पे इसलिए चला गया है। नहीं करना, आपको अगर लग रहा है कि वो वहां पर अकेले है, तो आप वापस हटा दें ये वाला स्टाइल। आया, सेव किया, यहाँ के किया, तो वो बाकी दोस्तों के साथ आ गया। अच्छा, इसमें मैं आपको दो चीज़ें और भी सिखाना चाह रहा था, मेरे ख्याल से मुझे नजर आएंगी। हाँ है, बिल्कुल है। एक्टिव वाला काम पुराना है, नॉन एक्टिव वाला काम भी पुराना है। ये देखें जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों स्टाइल हम प्रीवियस वाली एग्जांपल से लेके चल रहे हैं। अच्छा, शुरू में आए तो बाकी सारी स्टाइलिंग वही है। आपने सिर्फ एक चीज क्या कर दी है कि आपने जो लिस्ट आइटम्स हैं आपके, उनका उनके राइट पे बॉर्डर डाला है। उनके राइट पे, अगर आप यकीनन देख रहे होंगे, बॉर्डर चारों तरफ नहीं है, सिर्फ राइट पे बॉर्डर है। बाकी सारा काम सेम है। क्या कि एक पिक्सेल्स का बॉर्डर सॉलिड वाला इस कलर में। चलो इसको 3 पिक्सेल्स कर लेते हैं। आप लोग क्या करना, राइट की बजाय लेफ्ट करके देखना, राइट लेफ्ट हटा के सिर्फ बॉर्डर करके देखना, बॉर्डर स्टाइल, इस तरह की चीज देखना, क्या किसी फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ 3 पिक्सल वाली चीज चेंज कर रहा हूँ इंटेंशनली। और लास्ट चाइल्ड वाला काम क्या हुआ है, 1 मिनट में इसको हटाता हूँ, 1 मिनट इसको हटाता हूँ और सेव करके मैंने चलाया। मैंने बॉर्डर को बढ़ा, जो है ना, बढ़ा दिया था ताकि नजर आए। देखिएगा लास्ट जो इसका आइटम है अबाउट का, ठीक है, अभी उसके बाद भी बॉर्डर आ रहा है। फिर दोबारा देखिएगा, मैंने कोड दोबारा डाल दिया। अब ये कोड क्या है इसको बाद में देखते हैं। इस कोड से क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला चाइल्ड है ना, उसके राइट पे बॉर्डर नहीं आ रहा। दोबारा देखें अब इसके कोड में, तो लिस्ट आइटम का जो लास्ट चाइल्ड है, लिस्ट आइटम का जो लास्ट चाइल्ड है, उसका राइट का बॉर्डर आपने नन कर दिया। तो जो भी आपके लिस्ट आइटम में लास्ट वैल्यू होगी, उसके राइट साइड पे बॉर्डर नहीं आएगा, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होगी। अच्छा, समझ आई। इस तरह से लास्ट चाइल्ड वाले ऑप्शन भी आपको लेटर ऑन इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं। जब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाओगे, जब कोई लिस्ट आइटम बनाओगे, तो इस तरह लास्ट चाइल्ड पे कुछ स्पेसिफिक स्टाइल लगाना है। जैसे लास्ट के अंदर हम लोग नहीं चाहते थे बॉर्डर आए राइट साइड पे, तो आपने इसको नन कर दिया। आप यहाँ पे कोई स्पेशल तरह का बॉर्डर लगाना चाहोगे, तो नन की जगह वो वैल्यू लिख दोगे कि जी ये 10 पिक्सल्स का फलाने स्टाइल में इस कलर में बॉर्डर आ जाए, तो नन की जगह लिख देंगे, सिंपल। इसको दोबारा चलाया तो हमारे पास यही आउटपुट दोबारा आ गई। आप नहीं चाहते होम सेलेक्टेड हो, तो आपको पता है कि आप उसकी क्लास कॉल ना करो, आप इसकी क्लास कॉल ना करो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वो तो आपको मेरे ख्याल से पता ही है कि मैं हैश, हाँ ये हैश होम पे जा रहा है। ठीक है, आपने किसी स्पेसिफिक लिंक पे जाना है, तो यहाँ पर आप लिंक डाल दोगे। आपकी असाइनमेंट में क्या होगा, आपने होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, अबाउट इसको डिज़ाइन करना होगा, और यहाँ पर उसको फिर आपने ऐड करना होगा। आप खाली पेज तो नहीं लेके आओगे ना, बात समझ आ रही है। वहाँ एचरेफ के अंदर आप डिज़ाइंड पेज अपना लेके आओगे। और एक दो चीज़ें एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आप लोगों से असाइनमेंट में एक्सपेक्ट करूँगा। मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि सारी असाइनमेंट अगर मैं सोल्यूशन बता दूंगा तो मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो वो वहाँ पे आपकी ज़रा क्रिएटिविटी मैंने देखनी है कि आप किस तरह मुख्तलिफ पेजेस को आपस में जोड़ते हो और किस तरह से काम लेके चलते हो। ऑल राइट जी, नेविगेशन बार हॉरिजॉन्टल में देख लिया। अब ज़रा क्विकली हम इसको वर्टिकल में देखते हैं। सर जी बात सुने। जी जी सुनाएं। सर जी जी, मैंने जो है कल अपनी असाइनमेंट जो है वो कर रहा था, मैंने कर ली है। तो मैं जो लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ टैब्स पर जाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं लिंक्स को, जैसे कि ठीक है। ऑब्जेक्टिव के टैब पर जाने के लिए, या एजुकेशन के टैब पर जाने के लिए। जो सीवी है ना फ्रंट पे, तो सीवी तो पूरी नहीं दिखाई दे रही ना, मतलब नीचे तक जाती है। तो ठीक हम है। अगर ऊपर लिंक्स पे माय प्रोफाइल पर जाते हैं, तो माय प्रोफाइल का सब मेन्यू ओपन हो जाता है।
उसमें ठीक है, हम अगर चाहते हैं कि एजुकेशन पे जाए तो एजुकेशन पर क्लिक करने पर वो एजुकेशन दिखाता है, ठीक ठीक है, है। या किसी और, तो इस तरह ठीक है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल, देखो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा ना कि वो आप पे है, आप किस आपने ये सोचना है कि ये सीवी आपकी फॉर एग्जांपल कहीं पर आप दिखाओ तो वो इम्प्रेस हो आपसे। ये आप किसी को भेजो ना तो उसको आपके बारे में पता लगे। अब आप किस तरह समझते हो बेहतर कि वो आपके बारे में बेहतर समझे, तो वो अब आपने उससे शो करना है। आप अगर जो जो बेहतर समझते हो वो चीज़ आपने डिस्प्ले करानी, जिस तरह से बेहतर समझते हो वो डिस्प्ले करानी है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है सर, थैंक यू। ये मैं इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। और दूसरा जो मेन चीज़ आप लोगों से असाइनमेंट में रिक्वायर्ड है, जैसे इन्होंने भी डिस्कस किया, कि आप लोग इसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे लेकर आते हो, आप इन टैग्स को यूटिलाइज कैसे करते हो जो सीख रहे हो, आप इन टैग्स को यूटिलाइज कैसे करते हो, ये चीज़ भी मतलब असल मुझे ये भी रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली आपकी ये वो फाइनलाइज्ड सीवी तो नहीं होगी ना, फाइनलाइज्ड पोर्टफोलियो तो नहीं होगा आपका, बट द थिंग इज कि आपने टैग्स अभी तक कितने जो है ना प्रैक्टिस किए हैं, आपने जो टैग्स सीखे हैं वो टैग्स कितने प्रैक्टिस किए हैं, ये चीज़ ज़रा होनी चाहिए। ये नहीं कि जी कोई साइड बना के ले आए सिंपल HTML के अंदर, मैं जो बाकी जो CSS पे काम करते हैं या वो किधर गया फिर। मुझे जो टैग्स आपने सीखे हैं पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट होते हुए देखना है, उनको ज़रा इम्प्लीमेंट होते हुए देखना है। और आखिरी बात, किसी सूरत ये काम नहीं हो सकता कि दो लोगों का स्टाइल सेम हो, किसी सूरत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्लीज़ इस तरह का एक मतलब अजीब सा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि सर मैंने देखें इत्तेफाक से हो गया, हम मैंने भी गूगल से सीखा, इसने भी सीखा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से ज़रा जो है ना काम अपना अपना काम करना है। इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इनकी आउटपुट्स खोल लेते हैं कि ये आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले नेविगेशन वर्टिकल में, अच्छा जी नेविगेशन वर्टिकल में वो तो मेरे ख्याल से अब आप पहले भी देख आए थे, जो हमने स्टार्ट किया था। सिर्फ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी चेंज की ना, मैं इसका डायरेक्ट कोड खोलता हूँ नेविगेशन बार का, तो ये आप देखें ब्लॉक में आ रहा है, ब्लॉक में आ रहा है, ये नेविगेशन वर्टिकल ही है। बस आपने डिस्प्ले ब्लॉक में कर दिया, इसको मैं इनलाइन कर दूं तो लाइन में आ जाएगा ना। मैं इसको 1 मिनट इनलाइन करता हूँ, मैं इसको इनलाइन करता हूँ, तो ये जो वर्टिकल में आ रहा था, 1 मिनट, इसमें कुछ और भी चेंज किया हुआ है, इसकी विड्थ भी रखी है और इसका स्टाइल भी रखा है। 1 मिनट, डिस्प्ले इनलाइन बैकग्राउंड, और 1 सेकंड इसको लेके जा रहा हूँ, देख लेते हैं। डिस्प्ले, अच्छा हाँ, हम उसमें ये भी कर रहे थे, हम लिस्ट आइटम पे कर रहे थे, तो लिस्ट आइटम आपका जो है ना हॉरिजेंटल हो गया था। अब हमने क्या किया है, अब जरा देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। इसमें हमने जो आपके एंकर टैग्स हैं उनके ऊपर स्टाइल लगाना है, एंकर टैग्स के ऊपर। तो ठीक है, एंकर टैग्स किसके में अंदर है, लिस्ट आइटम के अंदर है। तो लिस्ट आइटम का जो एंकर टैग है, क्या कर दो जी, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है उस स्पेसिफिक टैग का, उसकी विड्थ बना दी है और उसको आपने ब्लॉक में शो कर दिया। तो बस ये करने से आप इसको रिफ्रेश करें तो ये ब्लॉक में शो हो रहे हैं। इसकी विड्थ है, विड्थ बढ़ा के देखते हैं तो आपको पता है, समझ आ जाएगा। 60 की जगह 160 कर देते हैं तो विड्थ बढ़ जाएगी। आप इसका अब देखें ना, इसी को करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, और इसका कलर नहीं, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका आप 30 पिक्सल्स कर दो। तो चला के देखते हैं इस तरह से। आप सोच रहे हो कि इसमें गैप वगैरह भी देना है, तो क्या ख्याल है पैडिंग वगैरह सेट कर देते हैं। पैडिंग इसकी मैंने कर दी, लेट सपोज 15 पिक्सल्स, सिर्फ 15 पिक्सल्स। तो मैं इसको आके चला के देखा तो ये 15 पिक्सल्स पे कर दिया। ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लेफ्ट पे गैप कम है, राइट पे ज़्यादा है। तो क्या ख्याल है, मैं अगर इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दें तो
एंटर कर दें, बिल्कुल। तो बात समझ आ रही है? अब देखें, आपके पास एक चीज़ आ गई थी, अब आप जब उस पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप सीखोगे। ये आपके माइंड में चीज़ें तब बैठेंगी, ये टैग्स, अच्छा इसको मैं ये करके देखता हूँ, मैं ये करके देखता हूँ। अब आपके से में यकीन आ रहा होगा ये ब्लू नहीं कोई और, इसका कलर चेंज करके देखता हूँ, मैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करके देखता हूँ। अच्छा राइट पे इसके कंटेंट्स डिस्प्ले करके देखता हूँ। ये तो ये सारी चीज़ें, इनकी पैडिंग, इसकी टॉप से पोजीशन, इसकी राइट से पोजीशन, पोजीशंस वगैरह चेंज करनी होती है, पैडिंग सेट करना होती है, मार्जिन सेट कर दिए आपने, जो है ना उसका डिस्प्ले के लिए स्पेसिफिक लोकेशन सेट कर दी। ये चीज़ें आप जब सोचोगे ना, फिर आपको आएगा कि अच्छा ये कैसे होगा। तो कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें आप गूगल पे ऐसे सर्च करोगे कि हाउ टू डिस्प्ले दिस स्टाइल इन HTML या CSS, फिर आपको उसके लिए 3-4 तरीके नज़र आएंगे। फिर उसमें से कोई जो करीब करीब तरीका आपको समझ आ रहा है वो इम्प्लीमेंट करके देखें। तब आप जब तक ये कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है, जब तक आप इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ये सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं देगा, और लेटर ऑन आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ बुरे अल्फाज में याद करोगे। आपके CS की डिग्री के वन ऑफ द वेरी कोर सब्जेक्ट्स में से एक है। इवन दो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी एक फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट की तरफ जाए। जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं जो है ना CS करके इंडस्ट्री वाली फील्ड में, तो वेब की तरफ जाते हैं। इवन दो वेब की टेक्नोलॉजीज मुख्तलिफ टाइम के साथ साथ इमर्ज होती रहती हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर वो हो, तो हम किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर फिर या किसी भी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम सीख सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर हमें ये चीज़ें आती होंगी तो, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ज़रा इस पर प्लीज़ फोकस रखिएगा। ये हमने किया, ओह इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको हमने रिफ्रेश किया, इसका काम हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेविगेशन बार 2। इसमें देखें क्या किया है। अब पिछले काम से ज़रा रिलेट करते रहे ना। जब इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, पहले इसका कलर क्या है, ब्लैक, मैं कर्सर लेके गया, कलर हो गया वाइट, और इसका पॉइंटर भी बदल गया, और इसका बैकग्राउंड भी बदल गया। सबके साथ यही हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये है क्या, ये लिस्ट आइटम का एंकर टैग है। तो बस कोड देखते हैं इसका। ये है कोड इसका। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, मार्जिन पैडिंग 0 रखा ताकि टॉप और लेफ्ट पे चला जाए, विड्थ 200 कर दी, आपकी मर्जी है, आप ज्यादा कर लो बेशक। इसका बैकग्राउंड कलर भी आ गया, दैट्स इट। बाकी लिस्ट आइटम के एंकर टैग को सेट किया, थोड़ी बहुत आपने इसकी पैडिंग सेट कर दी। इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए टॉप और राइट, टॉप से 8 राइट से 16 कलर दे दिया, ब्लॉक में दिखे ताकि ऊपर से नीचे। डेकोरेशन भी खत्म कर दी ताकि अंडरलाइन खत्म हो जाए। अब मेरे ख्याल से ये काम आपको समझ आ रहा होगा, हमने ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब लिस्ट आइटम के एंकर टैग पे आप होवर करो, कोई मसला नहीं, तो बैकग्राउंड बदलो, तो इसको वाइट कर दो, इतनी सी बात। किसी भी एंकर टैग के ऊपर जब वो होवर करेगा तो उस पर ये इफेक्ट आएगा। कंट्रोल एस किया और आप दोबारा इस पे आके देखा तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, एक आपको और दिखा देता हूँ। अब ये देखें, जो आप करके भी आए थे प्री सेलेक्टेड, होम को एक्टिव कर दिया ना, और रेस्ट ऑफ द जो एंकर टैग्स हैं उनको आपने नॉट एक्टिव कर दिया। कितना को मुश्किल इसका होगा कोड, जब हमने इतना ऑलरेडी इतने इसकी चीज़ें देख चुके हैं। तो नेविगेशन वर्टिकल 3, अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल पुराना, लिस्ट आइटम के एंकर टैग का स्टाइल पुराना। लिस्ट आइटम का एंकर टैग जब एक्टिव हो तो उसका स्टाइल बता दिया, ये ग्रीन कलर में वाइट कलर, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ वाइट कलर में आए। और रेस्ट ऑफ द जो आपके टैब्स हैं वो जब होवर करें और वो एक्टिव ना हो तो कोई मसला नहीं, उसको एक अलग कलर दे दिया, उसको सॉरी कलर वाइट ही दिया, उसका बैकग्राउंड कलर कोई और रख दिया।
नीचे आप मेन में आके देखें या बॉडी में आके देखें, कुछ भी नया नहीं है। मेन में आप बॉडी में आके देखें, सारा पुराना कोड है, मसला ही कोई नहीं। क्रोम पे जब आओगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये ग्रेश कलर आ रहे, और यहाँ शायद आपको एक बात समझ आ रही हो कि कलर देने में और इसका कोई कोड देने में कितना फ़र्क है। कोड से आप उसका कोई भी शेड उठा सकते हो, कोड देने से कोई भी शेड उठा सकते हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ग्रे लिख देता तो ग्रे का स्पेसिफिक एक जो शेड है वही आता सिर्फ। अब ग्रीन बहुत सारे हैं, इसमें ग्रीन का ये वाला शेड देना था, तो इसलिए इन लोगों ने ग्रीन का यहाँ पे कोड दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके नेविगेशन बार्स डिज़ाइन होते हैं। इसका कोड मैं आप लोगों को आधे घंटे तक फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं 1 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग करूँ, अब स्टॉप।